मंद लोगों की मदद के लिए एक कैंपेन की। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर DS राणा, CMD है गंगाराम हॉस्पिटल के, और मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन भी जुड़ रहे हैं, CMD हैं मेदांता हॉस्पिटल के। मैं आपके पास आता हूं राणा साहब। राणा साहब, ये जो दूसरी वेव है ये बेकाबू लग रही थी आज से 10 दिन पहले तक, 5 दिन पहले तक, लेकिन अब काबू में दिख रही है डॉक्टर राणा। अमीश जी, अब सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप वापस आ गए कोरोना के बाद। और अब ऐसा है कि अब जो दूसरी लहर जो 15 दिन पहले बहुत बेकाबू लग रही थी, अब वो काबू में आ रही है, और काबू में बल्कि आ चुकी है। और दिल्ली में तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अब जो है केसेज हॉस्पिटल में जो एडमिशन के लिए बहुत कम आ रहे हैं। जो आ रहे हैं वो सीरियस ICU एडमिशन के लिए आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ता तक आते रहेंगे। जो पेशेंट आज से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले संक्रमण हुए हैं या जिनको बीमारी हुई है, अब वो रेस्पिरेटरी फेज में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सीरियस होकर आएंगे। पर लगता है कि 15 दिन में हम इस पर काबू पा पाएंगे। जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपसे राणा साहब जानना चाहता हूं, किसी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो लेकिन खांसी आ रही हो तो क्या CT स्कैन करवाना चाहिए? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है कि CT स्कैन, हमने देखा है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि CT स्कैन नहीं करवाना चाहिए। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं राणा जी? मैं सबसे पहले लोगों को ये कहूँगा, किसी को भी खांसी जुकाम कुछ ऐसी बात हो रही है और सांस की तकलीफ हो रही है या कुछ नहीं, सांस की तकलीफ नहीं जिसमें हो रही, दर्द सिर्फ हो रही हैं, खांसी तो हो रही चाहे है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी हो या नहीं हुई है, किसी को खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, या दर्दें हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, तो इस वक्त वो ये समझें कि कोविड ही हो सकता है। और यदि हो सकता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा ले, कोविड RT-PCR कराते हैं, वो कराते रहें, उसकी रिपोर्टें आती रहती हैं। पर अपने आप को किसी न किसी फिजिशियन से कंटेक्ट करें। और यदि फिजिशियन कहता है कि इसका जो फर्स्ट वीक का ट्रीटमेंट है तो लेना शुरू कर दें। इन द मीन टाइम RT-PCR की रिपोर्ट भी आती रहेगी, जिसके लिए कई जगह टाइम लगता है। बड़े बड़े अस्पतालों में तो टाइम नहीं लगता है, छोटी जगह पर टाइम लगता है। और कई जगह रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव आ जाता है तो बस सफिशिएंट है, तो RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं है। और RT-PCR चाहे नेगेटिव भी हो चाहे कुछ भी हो, यदि पेशेंट सिक है तो हमें हॉस्पिटल में दाखिल कर लेते हैं उसको, उसका हम रिपोर्ट पर नहीं जाते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब शुरू में RT-PCR रिपोर्ट कराइए ज़रूर, पर यदि आपको सिम्टम पूरे हैं तो उसका इलाज लो। और ज़्यादा सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन कर रही है, तो समझो वो कोविड ही है, चाहे नेगेटिव भी तभी कोविड ही है वो। जी, एक दिन में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, 4200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन मेरे साथ है इस समय, CMD मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर त्रेहन, क्या आपको लगता है कि अब ये जो वेव उफान पर थी ये थोड़ी नीचे आ रही है देश भर के अंदर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आप दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, उसके आप दोनों पार्ट भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कर्व फ्लैटन हो रहा है या फिर डाउन ट्रेंड हो रहा है? आपकी रीडिंग क्या है? देखो, ऐसा है कि आप देखोगे कि ये जो सेकंड वेव शुरू हुई वो मुंबई और दिल्ली में शुरू हुई। मुंबई हमारे से भी आगे था, क्योंकि ये 2 जगह हैं जहां पे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल सबसे ज्यादा है, ये हब है। तो ये भी पाया गया कि जो यूके का वायरस है, जो यूके वेरिएंट था, वो उसने काफी हाथ दिया है इस वेव में, सेकंड वेव में। क्योंकि ये मुंबई में भी पाया गया, दिल्ली में भी पाया गया। मुंबई में कोई अबाउट 30-40% की एक रिपोर्ट आई है कि उसके अंदर यूके वेरिएंट पाया गया है। और दिल्ली में भी ये जो स्टडी हुई थी उसमें ये निकला था कि अबाउट 30% इसमें यूके वेरिएंट पाया जा रहा है। सो उसकी वजह से ये नेचुरल है कि ये पहले 2 सिटीज में सबसे ज्यादा फैलेगा। और अब आप पूछ रहे हो कि इसका कर्व फ्लैटन हो रहा है कि नहीं। ये बात सही है कि मुंबई में अब डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ शुरू अबाउट हफ्ता 10 दिन पहले, और दिल्ली में अब शुरू हो रहा है। अब इसका ये अंदाजा ये लगाना है, क्योंकि मुंबई ने भी लॉकडाउन किया और दिल्ली ने भी अब लॉकडाउन किया उसके 2 हफ्ते बाद। तो ये लॉकडाउन का इफेक्ट जरूर लगता है कि उससे ये जो चेन है वो थोड़ी स्प्रेड होनी बंद हुई है, ये टूटी है चेन। तो आज हम जो अपने हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि जैसे बेड्स की कमी फॉर पेशेंट्स जिनको शुरुआत हुई थी
या शुरुआत में उनको थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब वो जो ट्रेंड है उसमें वो जो हमारे पास 150-200 पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी मेदांता में, अब वो कम 20-30 पे आ गई है। इसका मतलब जरूर लोग जो नए लोग एडमिशन सीख कर रहे हैं उनकी तादाद कुछ कम लग रही है। और जो ये लोग बड़ा अच्छा जो लोग है। ठीक भी हो रहे हैं, मैं डॉक्टर त्रेन आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो लोग ठीक भी हो रहे हैं, एक नई बीमारी उनको लग रही है ब्लैक फंगस, उसके बारे बैक फंगस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आप ऐसे इतनी जल्दी जल्दी इंटरप्ट मत किया करो, मेरे को पूरी बात समझाने दो, क्योंकि ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए प्रोग्राम है, आपके लिए नहीं है ये। जब तक मैं पूरी बात नहीं बता रहा कि कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो पूरी बात तो सुन लो प्लीज। आपने बुलाया तो पूरी बात सुनो। जी जी डॉक्टर त्रेन। तो ये है कि ऐसा है कि अब हम देख रहे हैं कि जो लोग इस वेव से आए थे, जो ठीक होके घर नहीं गए और वो 15-20 दिन तक ऑक्सीजन पे थे, वो लोगों को तकलीफ हो रही है। और आज आईसीयू की डिमांड चारों तरफ बढ़ती जा रही है। वो नए पेशेंट से नहीं, जो पेशेंट पहले 2 हफ्ते पहले आए थे, उनकी जो सिस्टमैटिक जो अब डिजीज बढ़ती गई और उनके लंग्स रिस्पॉन्ड नहीं किए, तो वो आईसीयू में पहुंचे हैं। तो आईसीयू की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। और कुछ लोग इतने बीमार हुए हैं कि आईसीयू में भी ठीक नहीं हो रहे, तो जो एक्मो जो डिवाइस है जिससे हम टेम्पररीली लंग्स को रेस्ट देते हैं, उसकी बहुत डिमांड आ रही है। और यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि उस मशीन की बहुत कमी है। और हमारे पास जितनी भी मशीनें हैं, और लोगों के पास भी जितनी हैं, वो सब इस जी डॉक्टर त्रेन कर रही है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ये वेव शिफ्ट हो रही है। नए केसेस कम हो रहे हैं, जो पुराने केस ठीक होके नहीं गए उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आज के दिन आईसीयू में बहुत डिमांड है और लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा बेड्स बढ़ा रहे हैं आईसीयू में कि उन लोगों को भी बचाने की कोशिश। ओके, अब आपने पूछा कि जी ये देखा है कि नई बीमारी आ रही है, ये सही है। जो हमने अब देखा है रिसेंट हफ्ते में ही कि लोगों को जिनको हाई स्टेरॉइड्स मिला था लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको डायबिटीज थी और उनको ये स्टेरॉइड्स भी दिए गए बचाने के लिए, उनके लंग्स को बचाने के लिए, कि उनके अंदर हम देख रहे हैं कि आंखों में जैसे स्वेलिंग आ रही है, जुकाम खांसी, जो जुकाम ज्यादा, स्टफी नोज जिसको कहते हैं, कुछ लोगों को नोज से कुछ ब्लीडिंग हो रही है उन लोगों को, और जो चीक्स के ऊपर कुछ सेंसेशन कम हो रही है, ये होती है वो जो फंगस लगता है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, वो बड़ा भयंकर है ऑल्सो। इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो सकती है, पर लोगों को ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो मैंने सिम्टम कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि ये हो रहा है? अब फिर बीच में लग जाते हो, मेरे को खत्म तो करने दो। मैं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अगर जो आपको सिर्फ अपनी वो दिखानी है तो मेरे को आगे बात नहीं करनी है। मैं जब बता रहा हूं, लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि कैसे बचना है, तो आप बीच में फिर बोल पड़ते हो। तो इसीलिए मैं समझता हूं आपकी एक्साइटमेंट, पर जो पब्लिक के लायक अच्छा है वो तो बताने दो। पब्लिक के लिए पूछ रहे डॉक्टर साहब। तो मैं बता तो रहा हूं कि जो ये नई म्यूकोमाइकोसिस दिखी है, जो फंगस फैल रहा है जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, उसके जिसको सिम्टम है वो एकदम डॉक्टर से संपर्क करे। और ईएनटी डॉक्टर्स और आई डॉक्टर्स जो है इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो ट्रीटमेंट जल्द ही चालू कर देंगे। क्योंकि अगर जो इसकी ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे नहीं हुई तो ये बहुत भयंकर है। इसमें लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो रही है, लोगों की आंखों में। मेरे साथ डॉक्टर डीएस राणा भी हैं, सीएमडी गंगाराम हॉस्पिटल के। मैं उनका भी रुख करता हूं, मैं आपके पास वापस आता हूं। त्रेन साहब काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जिससे भी मैं सवाल पूछूं वो थोड़ा कम बोले, क्योंकि बाकी व्यक्ति को भी मौका मिले। मेरे साथ अन्नू मलिक भी जुड़ेंगे कुछ देर में। राणा साहब, मैं आपके पास आता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय ये जो डॉक्टर त्रेन बता रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब तीसरी वेव की भी बात हो रही है। अब वो तीसरी वेव बच्चों पर ज्यादा इंपैक्ट करेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर राणा? अमीशी तीसरी वेव की पूरी संभावना है, इसलिए क्योंकि हमारे देश में इतने वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो जब इम्यूनिटी नहीं है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नहीं हुई है, तो तीसरी वेव या चौथी वेव की भी संभावना रहेगी। और अब हमने दूसरी वेव में जो गलतियाँ हुई उससे सीखना चाहिए, ताकि तीसरी वेव के लिए सब बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर त्रिहान ने बताया, आईसीयू बेड की तैयारी करनी चाहिए, कम्युनिटी
सेंटर खोलना चाहिए, हमें ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, उसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तीसरी वेव के लिए यदि तैयारी जारी कर रखेंगे और नेगलेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो वेव आती है या नहीं आती है, हमें पूरी तैयारी करनी होगी, मेडिकल मैन पावर बढ़ानी होगी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी होगी। एट दी सेम टाइम मैं बार बार कहता हूँ कि सेल्फ लॉकडाउन रखो। स्टेट लॉकडाउन तो ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, पर जो सेल्फ लॉकडाउन है, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको कंटिन्यू रखो, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम हो और ट्रांसमिशन चेन रोकी जा सकती है। आपको शील्ड रखना है, उस तभी जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड है उसमें गैप मिनिमम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं, चाहे बेड्स हैं, चाहे आईसीयू बेड हैं, जो हम बात कर रहे हैं, कल को कह रहे हैं कि वो पीडियाट्रिक्स पे बच्चों वाली वेव होगी, तो वो तो और भी डिफ़िकल्ट काम होगा और उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। यदि बच्चों वाली वेव की संभावना है, जब एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया है कि बच्चे इफेक्ट होंगे, चाहे इस लहर में यंग लोग जो 25 से लेकर 45 साल तक लोगों की डेथ हो रही है, हमें बहुत दुख हो रहा है और अचानक डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चों में फैलेगी तो बच्चे तो के डॉक्टर हमारे पास बहुत कम हैं। बच्चों के डॉक्टर जो है बड़ों को देख सकते हैं, बड़े जो है बच्चों के डॉक्टरों को देखने बड़ी मुश्किल है, वो बच्चों के लिए वो तो एक बड़ा चैलेंज है हमारे के लिए। तो सारे चैलेंज को रखते हुए हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। टास्क फोर्स पहले लगी हुई है, टास्क फोर्स एक्स्ट्रा की गई है। मेरे ख्याल में हम पूरी तरह सच्चाई से जुड़े रहेंगे तो हम उसको फाइट करेंगे। मैं आपसे एक चीज राणा साहब जरूर जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, डॉक्टर त्रेहन भी मेरे साथ बने, मैं चाहता हूं संक्षेप में डॉक्टर राणा आप इसका जवाब दें, क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा और किस तरह से हॉस्पिटल बेड की बेड्स की शॉर्टेज थी, किस तरह से आईसीयू की शॉर्टेज है, अभी भी डॉक्टर त्रेहन बता रहे हैं कि आईसीयू के पेशेंट्स अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि थर्ड वेव के साथ हमने क्या उसकी तैयारी शुरू कर दी है? और दूसरा, जो डीआरडीओ ने एक दवाई तैयार करी है, वो कितनी इफेक्टिव होगी अगर वो दवाई तब तक मार्केट में आ जाती है? डॉक्टर राणा, जैसे मैं पहले दवाइयों के बारे में बात, डीआरडीओ ने जो दवाई इजाद की है उसकी बात तैयारी कर रहे हैं हम। जो डीआरडीओ की दवाई है उसके बारे में हम पूरा नहीं कह सकते हैं, पर उनका क्लेम है कि उसके वजह से जो वायरल रेप्लिकेशन है वो कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यदि वायरल रेप्लिकेशन कम हो जाएगी तो हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत कम पड़ेगी। मैं जो है बार बार दोहराना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हम। जैसे डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि आईसीयू बेड बहुत बढ़ाने होंगे, हमने एक वो किसी अस्पताल से बियॉन्ड इस पॉइंट आप आईसीयू बेड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से हमें लोगों का जो जिनको जरूरत पड़े आईसीयू की उनको कम करना है। तो इस इंजेक्शन से और ऐसे ही और एंटीबॉडी भी आ रही हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अमेरिका से आ रही हैं, जो 10-15 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। इनसे लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी। इन द मीन टाइम काफ़ी लोग हमारे वैक्सीनेट भी हो जाएंगे, काफ़ी लोग इन्फेक्टेड भी हो गए हैं। इन्फेक्टेड जो हो गए हैं उनकी वजह से भी उनको भी कम चांसेस होते हैं दोबारा इन्फेक्शन होने के, एटलीस्ट अगले 5-6 महीने तक। डॉक्टर त्रेहन, 2-3 सवाल है और मैं चाहता हूं आप इसके बारे में जरूर बोले। एक तो वैक्सीनेशन के बाद, डबल वैक्सीनेशन के बाद, दोनों डोज लगने के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है और सीरियस कोविड हो रहा है और कुछ लोगों की जान भी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा पॉइंट, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है और उसकी रिपोर्ट उसके बाद नेगेटिव आ गई है, अगर वो दोबारा किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ जाता है तो क्या उसके मायने होंगे? और डीआरडीओ की दवाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर त्रेहन? तो ऐसा है कि एक तो आप समझ ले सीधी बात कि 2 वैक्सीन लग गई, उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद अगर जो एंटीबॉडीज बन गई, जो काफी तादाद के लोगों में बन जाएगी, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये तो हमें पता ही था कि वैक्सीन जो है वो अगर जो आपको प्रोटेक्शन देती है, अगर जो किसी को फिर से लग भी गई तो नॉर्मली वो जो है बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कई डॉक्टरों को हुआ है क्योंकि इनका एक्सपोजर हाई होता है। सो डॉक्टरों को हुआ, पर हमने देखा है कि बहुत ही कम 0.01% को एडमिशन की जरूरत पड़ी और किसी को इतना सीरियस इफेक्ट नहीं हुआ। ये जरूर है कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी होगी जिनको 2 डोजेज के बाद भी एंटीबॉडीज नहीं बनी है और वो वल्नरेबल रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीन लग गई, जो भी आपको प्रोटेक्शन मिल गई, पर आप वो 3 चीजें जो हम बार बार कहते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको मत छोड़े। तो मैं सहमत हूं डॉक्टर राणा की बात से कि सेल्फ प्रोटेक्शन, जो सेल्फ लॉकडाउन कहते हैं, उसको आप जरूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती, जब इतनी तादाद में हमारे 70% 80% लोगों को इम्यूनिटी नहीं आती
वैक्सीनेशन बन गए और जिनको हो गया है उनको इम्यूनिटी हुई नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, उस ग्रुप के साथ जब जब पहुंचेंगे तब थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, अभी नहीं करना है। तो वैक्सीन लगी तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं लगी उसको जल्दी लगवाना है। और यही हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के सामने कि तादाद, हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वैक्सीन की सप्लाई अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये हमारा प्रयास है कि जो है उसको प्रायोरिटी में करके, जिनको 1 डोज लग चुका है उनको कोई मैक्सिमम प्रोटेक्शन नहीं है, उनका 2nd डोज हम कंप्लीट करें और उसके साथ साथ जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उससे 18 से और 45 के बीच में जो है उनको वैक्सीनेट करें। ये बहुत जरूरी है कि ये सिक्वेंशियल जाए, क्योंकि जो लोग बेचारे 1 डोज लगवा के बैठे हैं उनको दूसरी डोज नहीं मिल रही, वो खतरे में है। क्योंकि जो उनकी हमें पहले 6 हफ्ते में ही 6 से मैक्सिमम 7-8 हफ्ते में दूसरा डोज लगवाना चाहिए, क्योंकि आप वल्नरेबल है। और अगर जो मैं एक बात वार्न करूंगा, जिनको 1 डोज के बाद हुआ है उनको काफी सीवियर हुआ है, ये नहीं कि उनको प्रोटेक्शन मिला है। सिर्फ 2 डोज के बाद जिनको हुआ है 2 हफ्ते बाद, उनको प्रोटेक्शन मिला है। और फर्स्ट डोज के बाद अगर किसी को कोविड हो गया तो वो कितने हफ्ते बाद वैक्सीन लगवा सकता है अपनी 2nd डोज? वो 6 जब वैक्सीन कोविड के 2 हफ्ते हो जाएंगे उसके 6 हफ्ते बाद लगवा सकता है। ओके। और जो DRDO ने दवाई इजाद करी है और जो 15 दिन बाद बाजार में भी आ जाएगी, ऐसी खबर अभी आई है हमारे पास, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मेडिसिन? तो मेडिकल कम्युनिटी ने जो सुना है उसके ऊपर पूरा डेटा हमारे पे उपलब्ध नहीं है जी। तो इसीलिए ये जरूर कहते हैं कि उसकी होप है कि वो एंटीवायरल ड्रग है, उससे फायदा होगा। वो बहुत जरूरी है कि अगर जो आ जाएगी तो बहुत पब्लिक को राहत मिलेगी। तो हम ये चाहते ही हैं कि वो सक्सेसफुल हो, पर उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं है। दूसरी बात ये, जैसे राणा जी ने भी कहा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अमेरिका में बहुत इफेक्टिव पाई गई हैं कि शुरुआत में ही जिस दिन RT-PCR पॉजिटिव हो उसी दिन अगर जो ये डोज लग जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, तो वो उसकी जो जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को लगी थी तो उससे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। ये वायरस जो है ये बहुत कंट्रोल में आ जाता है जल्दी। उसका मैकेनिज्म ही ये है कि वायरस को टाइम ही करना है। तो अगर जो ऐसा होगा और हमारे पास वो दवाई उपलब्ध होने वाली है और काफी डोसेज में आ गई, तो उससे हम बहुत लोगों को प्रोटेक्शन दे सकेंगे। जी, क्या जो आप ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं अमेरिका का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, क्या ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है अगर इंडिया में अगर ये आएगा, या फिर सामान्य दामों पर आएगा? ये इसका देखो ऐसा है कि इसकी जो डोसेज की कॉस्ट होगी 1 डोज की, वो 50,000 रुपए के करीब होगी जी। पर अगर जो उसकी वजह से हॉस्पिटल ना जाना पड़े और आपकी बीमारी एकदम तकरीबन कंट्रोल में आ जाए पहले ही 2-3 दिनों में, तो वो प्राइस जो है वो कंपैरिजन, क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे तो आपका 1-1.5 लाख रुपया लग ही जाएगा अगर जो माइनर भी हुई। तो अगर जो प्रिवेंटिव है और आप बीमार नहीं होते तो वो प्राइस ठीक लग रही है, क्योंकि उससे कम में मिलेगी नहीं, क्योंकि ये है महंगी दवाई और इसकी प्रोडक्शन भी लिमिटेड है। पर इंडिया में अलाउ हो गई है। इसकी उम्मीद है कि आने वाली है आने वाले 10 दिनों 15 दिनों में। और जैसे इससे मेरे को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर जो ये वाकई में इंडिया में भी सक्सेसफुल हुई तो जो 30, 40, 50 हजार जो भी लगेगा, जो प्राइस आएगी, वो वर्थ इट है जी। तो जी ये उम्मीद है जी। डॉक्टर राणा, बिल्कुल आखिरी हम दौर में है। इसके बाद हमारे साथ जाने माने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक भी जुड़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर राणा, जिस तरह की परिस्थिति है इसमें, अगर, क्योंकि ये सवाल मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद आपकी नेगेटिव रिपोर्ट भी आ चुकी है और सामने किसी कोविड पॉजिटिव के साथ आपका सामना हो गया है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कितने प्रतिशत होते हैं या फिर नहीं होते? देखो ऐसा है अमित जी, इंडिविजुअल के लिए परसेंटेज नहीं मैटर करती है। मान लो 2% भी चांसेस हैं कोई नेगेटिव है, उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो उसको तो इन्फेक्टेड हो गया ना। आपको ये रखना है कि आपको सेल्फ लॉकडाउन रखना ही है। हालांकि थ्योरेटिकली आपकी 5-6 महीने के लिए प्रोटेक्शन है, पर आपने देखा है कि सारे लोग नहीं हुए, कुछ लोगों को दोबारा भी सेकंड लहर में इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत से लोगों को नहीं हुआ। तो इसकी परसेंटेज के बारे में बात नहीं करूंगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि आप समझो कि आपको चांसेस कम है, पर ये नहीं कह सकते कि 100% चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन है आपको, आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं दैन जो लोग जिनको नहीं हुआ है। पर आपको फिर भी वो सेल्फ लॉकडाउन रखना ही है, वो नहीं रखेंगे। यदि मान लो आपका 1% चांस भी आपको हो गया तो आपको तो 100% ही है ना। जी डॉक्टर त्रेन, इस पर आपका क्या टेक है? हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस? नहीं, ये बात तो सही है कि जो ये मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको इन्फेक्शन हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा डेंजर है जी कि जो नए वेरिएंट्स आ गए हैं, ये पुरानी इम्यूनिटी को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, ये पता नहीं है किसको अभी तक, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये जरूर है कि आपको प्रोटेक्शन है जिससे आपको इन्फेक्शन हुई या जिसकी आपको वैक्सीन मिली। पर अगर जो कोई नया वेरिएंट आता है जो रेजिस्टेंट है इस वैक्सीन को या आपके प्रीवियस कोविड अटैक को, तो आपको यकीनन जी इन्फेक्शन से हो सकता है। और उसका कितनी कितनी उसकी फेरोसिटी है, कितनी इन्फेक्टिव रेट है, ये अभी पता नहीं है। पर लोगों को बहुत जरूरी ऐसा है कि हो सकता है और बहुत जबरदस्त भी हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है। पर इसके ऊपर सर्वे करना बहुत जरूरी है। सर्वे चल रहा है, जो भी नए इन्फेक्शन आ रहे हैं उनमें से एक सैंपल साइज लिया जा रहा है देखने के लिए कि वेरिएंट्स का इसमें कितना हाथ है और कौन सा वेरिएंट है। और ये जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वायरस में देखा था, H1N1 में देखा था कि ये म्यूटेट करेगा, तो हो सकता है कि जो वैक्सीन हम बूस्टर डोज देंगे उसको इस वायरस के अगेंस्ट भी, जो नया म्यूटेंट है उसके अगेंस्ट भी किया, मतलब परफेक्ट किया जाना पड़ेगा। तो कंपनी जो है ऑलरेडी ये वैक्सीन को मॉडिफाई कर रही हैं फॉर द नेक्स्ट वेव। जी डॉक्टर त्रेन, सोशल मीडिया पर आपको लोग लाइव देख रहे हैं, आपको डॉक्टर राणा को, और एक सवाल आया है, गरिमा है वो जो सवाल पूछ रही हैं ये, और वो जानना चाह रही है कि ये जो अचानक लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, इसकी वजह उन्होंने, लोग पढ़ भी रहे हैं, मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश करी, वो ऐसा कहा जाता है कि क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग कब होती है, क्यों होती है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए तो ये देखा गया है कि इस वायरस की वजह से सारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ फेफड़ों के ऊपर पड़ता है। जो हमारी बॉडी वायरस को कंटेन करने के लिए साइटोकाइन रिलीज करती है, जो इम्यून मैकेनिज्म है हमारा, वो अगर जो एक्सेसिव हो जाए तो वो सारी बॉडी को इन्फ्लेम करता है। इसका मतलब जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं और जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं उनको भी इन्फ्लेम करता है। तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। उस ब्लड क्लॉट होने की वजह से हार्ट अटैक होता है। और दूसरा ये है कि जो लंग्स में तकलीफ आती है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही, उसमें भी इस क्लॉटिंग का बहुत हाथ है। और तीसरी बात ये है कि वायरस डायरेक्टली हार्ट को अटैक करता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वायरल कार्डियोमायोपैथी। उसकी वजह से जो हार्ट की पंपिंग है, जो नॉर्मली 60-65% होती है, हमने देखा है कई लोगों में 20-25% तक आ जाती है वायरस की इन्फेक्शन से। तो इसीलिए हमें दोनों फ्रंट पे एक्ट करना है कि एक तो हमें जिसका डी डाइमर थोड़ा हाई है उसको हेपरिन देनी है एज इलाज की क्लॉटिंग ना हो, प्रिवेंट करने के लिए। और दूसरा हर वक्त ये दिमाग में रखना है कि अगर जो किसी को सांस फूल रहा है, लंग्स इतने खराब नहीं है, तो हो सकता है कि हार्ट फेल हो रहा है और उसका एको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर त्रेन, मेरा सवाल जुड़ा हुआ है क्योंकि हमें बहुत सारे लोग, ये गांव के लोग इस समय देख रहे होंगे, वो डी डायमर टेस्ट के बारे में जानते नहीं है, डी डायमर टेस्ट करा नहीं पाते, और कई लोगों को जानकारी भी नहीं होती। ऐसी स्थिति के अंदर आपने एक अच्छा बताया कि अगर आपका सांस फूल रहा है तो आप जरूर जाइए, लेकिन इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जो व्यक्ति घर में कर पाए? क्योंकि हमें पता है कि इस समय लोग हॉस्पिटल जाने से हिचक रहे हैं, डर है, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या कहना चाहते हैं आप उसको? तो एक में इस पे आप डिफरेंशिएट करेंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि हार्ट की बीमारी है, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोई स्टेंट लगा हुआ है या बाईपास सर्जरी हुई है, या उनको ऑलरेडी पता है कि उनकी बॉडी में क्लॉटिंग का ऑलरेडी वो प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू से दी जा सकती है। और इसमें काफी मेडिसिन हैं जो बाय माउथ लेके, एज ए टैबलेट लेके, जिसको एलिक्वेस कहते हैं, और वो दी जा सकती है इन लोगों को एज ए प्रिवेंटिव, क्योंकि उनकी ऑलरेडी हिस्ट्री है कि वो वल्नरेबल है। पर अल्टीमेटली डी डाइमर टेस्ट हमारा गाइड है। और जैसे हमने देखा को क्लॉटिंग वगैरह हुई, जिनको स्ट्रोक हुआ, तो अब ये कहते हैं कि पहले 3-4 हफ्ते
बेबी एस्पिरिन मतलब 75 मिलीग्राम एस्पिरिन। अगर जो आपको कोई अल्सर्स की हिस्ट्री नहीं है या कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है तो आप एस्पिरिन लें। वो पहले 4 हफ्ते तक लेनी चाहिए, सो दैट कि अगर जो पोस्ट वायरल सिंड्रोम में कोई थ्रोम्बोसिस होता है उससे प्रिवेंशन मिलेगी। जी और जी जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको तो वैसे ही ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर त्रेहन, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा था क्योंकि जनता के जो सवाल थे सोशल मीडिया के जरिए आ रहे थे, इस वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और डॉक्टर राणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है निष्कर्ष का, और आज की बहस का निष्कर्ष यही है जो सरदार पटेल ने कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर निष्कर्ष आज की बहस का, आज की चर्चा का नहीं हो सकता। नमस्कार।